नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कलाम एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जिस पर हम आपका सेकंड ग्रेड जो आपकी एग्ज़ाम है उसमें भूगोल विषय का आपका जो सिलेबस है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। और भूगोल विषय का आपका जो सिलेबस है वो वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और राजस्थान ज्योग्राफी, इन 3 भागों में बंटा हुआ है। उसमें से इस क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे वो वर्ल्ड ज्योग्राफी के आपके जो टॉपिक हैं जो आपको दिए गए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के टॉपिक जो आपके जीके वाले पोर्शन में दिए गए हैं उनमें मुख्यतः 4 जो बातें लिखी गई हैं: महाद्वीप, महासागर, वायुमंडलीय परिसंचरण तंत्र और पर्यावरणीय समस्याएं, उनका समाधान। उनमें से सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं महाद्वीप और महासागर। एक साथ नाम वैसे लिखा गया है लेकिन काफ़ी लंबा और बड़ा टॉपिक है। आपके टॉपिक का नाम दिया गया है क्या? महाद्वीप और महासागर। महाद्वीप और महासागरों की स्थिति क्या है, किस तरीके का प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, उन सभी बातों को यहां पर डिस्कस करना होगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि महाद्वीप और महासागर कैसे बने हैं, किस श्रेणी के उच्चावच हैं, इनकी उत्पत्ति तक की प्रक्रिया क्या है, ये सब जानने हम चाहते हैं। तो देखिए, महाद्वीप और महासागर इस पृथ्वी पर कैसे बने हैं, इसके लिए बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने तरीके से मत दिए हैं, लेकिन सभी के मतों को हमें नहीं पढ़ना है। जो मत सबसे ज़्यादा लोकप्रिय रहा है, प्रचलित रहा है, उसी मत को हम देखेंगे और उसी के अनुसार हमें पता करना है कि महाद्वीप और महासागर कैसे बने हैं। तो हमें यहाँ पर जाननी है महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति, ओरिजिन कैसे हुआ। उत्पत्ति के लिए एक थियरी दी है जो कि वेगनर ने दी है, उसके अनुसार ही हम देख लेते हैं। वेगनर ने ऐसा बताया कि पहले इस पृथ्वी के ऊपर सारा का सारा जो स्थलखंड है वो एक ही जगह पर मौजूद था, अलग अलग महाद्वीपों के रूप में नहीं था। एक ही जगह सारा स्थलखंड मौजूद था और उस एक ही बड़े स्थलखंड को वेगनर ने नाम दिया है पेंजिया। कि सभी महाद्वीप एक ही स्थलखंड के रूप में जुड़े हुए थे जिसका नाम था क्या? पेंजिया। इस पेंजिया के चारों तरफ जो विशाल जलराशि थी, चारों तरफ पानी ही पानी था, तो ये एक महासागर था जिसको नाम दिया गया है क्या? पेंथालासा। महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति कैसे हुई है ये हमें वेगनर के अनुसार जानना चाहें तो वेगनर कहता है कि आज से लगभग 30-35 करोड़ साल पहले कार्बोनिफेरस काल तक सभी स्थलखंड विश्व के एक ही जगह, एक ही महाद्वीप के रूप में जुड़े हुए थे, जिसका नाम उसने पेंजिया दिया है। और जितना भी पृथ्वी के ऊपर आज पानी है महासागरों के रूप में, वो सारा का सारा जो जलीय भाग है वो एक साथ एक ही जगह मौजूद था और उसको उसने नाम दिया है क्या? पेंथालासा। आगे चलकर कार्बोनिफेरस काल में इस पेंजिया का विभाजन शुरू हुआ। कार्बोनिफेरस काल में यह पेंजिया टूटा, 2 खंडों में विभक्त हुआ। पेंजिया के जो 2 टुकड़े हुए उनमें जो उत्तरी टुकड़ा है उसका नाम है अंगारालैंड, या लोरेशिया, और इसमें जो दक्षिणी टुकड़ा है उसको नाम दिया गया है गोंडवाना लैंड। तो देखिए, पेंजिया का कार्बोनिफेरस काल में विभाजन हुआ। विभाजन होने से ये 2 खंडों में विभक्त हुआ। एक टुकड़े का नाम अंगारालैंड या लोरेशिया और दूसरे टुकड़े का नाम गोंडवाना लैंड। इन दोनों के बीच में जो पेंथालासा का कुछ जल आया, कुछ पानी पेंथालासा का, क्योंकि चारों तरफ ये एक जलराशि थी, पेंथालासा था। इस पेंथालासा का कुछ पानी यहाँ पर
इससे अंगारालैंड और गोंडवानालैंड के इन भागों के बीच में आया और उसको नाम दिया गया है टेथिस सागर। टेथिस सागर अंगारालैंड और गोंडवानालैंड के रूप में पेंजिया का एक खुलना टेथिस का खुलना कहा जाता है। टेथिस भूसन्नति का खुलना कहा जाता है। उसके बाद में ये जो खंड थे इनका स्थानांतरण हुआ भूमध्य रेखा की ओर और पश्चिम की ओर। ऐसा होने से ये कई टुकड़ों में टूट गए और कई टुकड़ों में टूटने से महाद्वीप और महासागरों की वर्तमान व्यवस्था हमें प्राप्त हुई है। तो देखिए आगे चलकर इसका विभाजन कैसे हुआ वो प्रक्रिया हम देखें। तो उसके बाद में ये जो अंगारालैंड है ये यहां से उत्तर की ओर खिसका और इस अंगारालैंड से एक तो बन गया उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका और एक इससे बन गया यूरेशिया, जिसके भाग हैं यूरोप और एशिया। ये दोनों खंड तो बन गए किससे? अंगारालैंड से या लॉरेशिया से, जिसमें इस तरफ ये है यूरोप और इस तरफ ये है कौन सा? एशिया। उसके बाद में ये जो दूसरा खंड था गोंडवानालैंड, ये भी यहां से खिसका। गोंडवानालैंड यहां से उत्तर की ओर गया और ये भी कई टुकड़ों में विभक्त हुआ। इससे एक तो बना यहां पर दक्षिण अमेरिका, एक इससे बना यहां पर अफ्रीका, एक बना अंटार्कटिका, एक बना है ऑस्ट्रेलिया, ये एक छोटा द्वीप मेडागास्कर और एक बना था भारत। तो ये जो गोंडवानालैंड था इसके कौन कौन से हिस्से बने? दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और ये जो खंड था इसका नाम था प्रायद्वीपीय भारत। आज भी भारत का जो त्रिभुजाकार दक्षिण का पठार है, प्रायद्वीपीय पठार है, तो वो गोंडवानालैंड का हिस्सा है। और इन अंगारालैंड और गोंडवानालैंड वाले हिस्सों के बीच में ये जो भाग था इसको हमने पहले ही नाम दिया था कौन सा? टेथिस सागर। उसके बाद में भारत का यह खंड यहां से खिसका उत्तर की ओर और उत्तर की ओर खिसकते हुए ये यहां पर जाकर एशिया के दक्षिण में यहां व्यवस्थित हो गया। और यहां पर टेथिस जो था उसमें नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव किया गया। टेथिस यहां से मिट्टी के भराव द्वारा पूरी तरीके से लुप्त हो गया और फिर भारत और एशिया के खंडों की टक्कर से यहां पर हिमालय पर्वत श्रेणी का निर्माण हो गया और भारत के विशाल मैदान का निर्माण हो गया। इस तरीके से भारत का खंड जो कि गोंडवानालैंड का हिस्सा था, यह अंगारालैंड वाले यूरेशिया से जाकर चिपक गया। तो इस तरीके से एक पेंजिया के टूटने से उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया ये खंड तो बन गए उस पेंजिया के उत्तरी खंड यानी अंगारालैंड से, और उस पेंजिया का जो दक्षिणी खंड था गोंडवानालैंड, उससे बन गए दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और एक भारत का खंड भी। लेकिन भारत का खंड बाद में जाकर एशिया के साथ में जुड़ गया। तो इस तरीके से उस पेंजिया से कुल मिलाकर 7 महाद्वीपों की उत्पत्ति हो गई। अब उस पेंजिया के चारों तरफ जो एक विशाल जलराशि थी जिसका नाम हमने दिया शुरू में क्या? पेंथालासा। तो एक बड़ा जो महासागर था पेंथालासा, उसका पानी भी कई भागों में विभक्त हो गया है। देखिए उसका जो पानी कई भागों में विभक्त हो गया है उसमें उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया इनके उत्तर में यहां उसका जो पानी रह गया उसको तो हमने नाम दे दिया क्या? आर्कटिक महासागर। उत्तरी अमेरिका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका इनके बीच में जो पानी आ गया
उसको हमने कह दिया अटलांटिक। इधर अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इस यूरेशिया वाले इस खंड जहां पर उसके दक्षिण में भारत है, इस भाग में बीच में यहां जो पानी आया उसको हमने कह दिया हिंद महासागर। तो इधर जो पानी रह गया उसको आर्कटिक, यहां जो जलीय भाग रह गया उसको अटलांटिक, यहां जो पानी आ गया उसको कह दिया हिंद, और उसके अलावा जो शेष बचा हुआ रह गया उस पानी को हमने कह दिया प्रशांत। आगे चलकर प्रशांत के दक्षिणी, अटलांटिक के दक्षिणी और हिंद के दक्षिणी भागों को विद्वानों ने दक्षिणी महासागर का नाम भी दे दिया। दक्षिणी महासागर का नाम भी दे दिया है, जो कि अंटार्कटिका के चारों तरफ है। तो कुल मिलाकर वेगनर की थ्योरी के अनुसार पहले सभी स्थलखंड एक जगह पेंजिया के रूप में जुड़े हुए थे, चारों तरफ एक विशाल जलराशि थी जिसका नाम पेंथालासा था। आगे चलकर पेंजिया टूटा तो उसके टूटने से 7 महाद्वीपों की व्यवस्था हुई और पेंथालासा के ऊपर यह महाद्वीप विभिन्न दिशाओं में तैरकर फैल गए। तो पेंथालासा भी कई खंडों में विभक्त हो गया, आर्कटिक, अटलांटिक, हिंद आदि, और बचा हुआ जो भाग था पेंथालासा का उसको हम कहते हैं कौन सा? प्रशांत। तो परीक्षा में आपको प्रश्न पूछा जाता है कि पेंथालासा का अवशिष्ट भाग कौन से महासागर के नाम से जाना जाता है? तो किसके नाम से जाना जाता है? वो प्रशांत महासागर के नाम से जाना जाता है। प्रशांत पेंथालासा का अवशिष्ट भाग है। ये तो बात हो गई महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति की। अब दूसरी बात आपको क्या पूछी जा सकती है, क्योंकि आपके सिलेबस में टॉपिक है महाद्वीप और महासागर, इनसे जुड़ी हुई क्या क्या बात एग्जामिनर पूछ सकता है वो सब डिस्कस करनी है। पहले डिस्कस कर ली कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, अब दूसरी बात को डिस्कस करते हैं कि महाद्वीप और महासागर किस टाइप के उच्चावच हैं। आपको प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि महाद्वीप और महासागर किस टाइप के उच्चावच हैं। महाद्वीप और महासागरों को यदि देखा जाए तो पृथ्वी पर हमें ऊंचे नीचे जो भी भाग होते हैं उनको क्या कहते हैं? उच्चावच कहते हैं। और उच्चावचों की कई कैटेगरी फिक्स की गई हैं, जिनमें सबसे पहली बात तो हम कर लेते हैं कौन से उच्चावच? प्रथम श्रेणी के उच्चावच। तो प्रथम श्रेणी के उच्चावचों में पृथ्वी पर 2 ही नाम आते हैं। कौन सा? एक तो महाद्वीप और एक महासागर। तो बहुत विशाल ऊंचे उठे भाग और बहुत विशाल नीचे धंसे भागों को हम पहली श्रेणी के ऊंचे नीचे भाग या उच्चावच कहते हैं, जिनमें एक एक एग्जाम्पल आपके सामने आया, महाद्वीप और महासागर। तो परीक्षा का प्रश्न भी यही होता है कि महाद्वीप कौन सी श्रेणी के उच्चावच हैं? पहली श्रेणी के, दूसरी श्रेणी के, तीसरी श्रेणी के। ऐसे ही महासागर का प्रश्न आता है कि महासागर कौन सी श्रेणी के उच्चावच हैं? पहली श्रेणी के, दूसरी श्रेणी के। तो ये सब पहली श्रेणी के उच्चावच हैं। उसके बाद में दूसरा एग्जाम्पल आपको पढ़ना होता है, वो है द्वितीय श्रेणी के उच्चावच। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच। तो पहली श्रेणी के जो उच्चावच हैं उनके ऊपर और जो ऊंचे नीचे भाग होते हैं उनको हम द्वितीय श्रेणी के उच्चावच कहते हैं। जैसे महाद्वीपों के ऊपर ऊंचे नीचे भागों में आता है पर्वत, पठार, मैदान। तो पर्वत, पठार, मैदान ये सब कौन सी श्रेणी के उच्चावच हो गए? दूसरी श्रेणी के उच्चावच होगी, जो कि महाद्वीप के ऊपर आपको मिलते हैं। फिर ऐसे ही देखिए महासागर के ऊपर हमें कौन कौन से ऊंचे नीचे भाग मिलते हैं। तो देखिए महासागरों के ऊपर हमें, जैसे ही महासागर की ओर चलेंगे हम महाद्वीप से, तो वैसे ही देखिए ये मान लो एक महासागर है। सबसे पहले ये जो भाग है महाद्वीप का डूबा हुआ किनारा, इसको हम कहते हैं महाद्वीपीय मग्न तट। महाद्वीपीय मग्न तट। तो ये समुद्र के नीचे स्थित महाद्वीप का वो भाग है जो कि डूबा हुआ है, और ये दूसरी कैटेगरी के उच्चावचों में आता है। ये महासागरों में 100 फेदम तक की गहराई वाला भाग होता है, जिसको हम कहते हैं महाद्वीपीय मग्न तट। ढाल इसका सामान्यतः 1 डिग्री से
3 डिग्री तक होता है। और हम विभिन्न महासागरों के उच्चावच देखेंगे तब ये बात आपके सामने आ जाएगी कि मग्न तट कौन से होते हैं। मग्न तटों से आगे जो अधिक ढाल वाला क्षेत्र है, जिसमें ढाल होता है 3 डिग्री से 5 डिग्री तक और 2000 मीटर तक की गहराई वाला जो भाग है, उसको हम कहते हैं महाद्वीपीय मग्न ढाल। तो महाद्वीपीय मग्न तट के अलावा इस महासागर की तली पर आगे मिलने वाला आपको जो भाग है वो क्या है, महाद्वीपीय मग्न ढाल। तो ये मग्न ढाल भी कौन सी श्रेणी का उच्चावच है, द्वितीय श्रेणी का। इसके आगे चलेंगे तो यहां पर जैसे ही ढाल बढ़ेगा वहां पर यह भाग थोड़ा ऊंचा मिलेगा आपको, जो कि महाद्वीपीय मग्न ढाल है। और इस ढाल से आगे का जो समतल मैदान है, इनके बीच में हम डिफरेंस देखेंगे तो यहां पर ढाल अचानक से तेज होता है। इस भाग को हम कह देते हैं महाद्वीपीय उभार। महाद्वीपीय उभार। महाद्वीपीय उभार से आगे चलेंगे तो ये जो पूरा बड़ा समतल क्षेत्र है, इसको हम कहते हैं गहन सागरीय मैदान। गहन सागरीय मैदान, ये गहन या गहरा सागरीय मैदान है जो कि सबसे ज्यादा विस्तृत क्षेत्र पर होता है। और इसके ऊपर कुछ समुद्री पर्वत होते हैं जिनको हम कहते हैं महासागरीय कटक। महासागरीय कटक। और कटक के अलावा इस तली पर हमें कुछ खाइयां भी देखने को मिलती हैं जिनको हम कह देंगे महासागरीय खाइयां। तो देखिए, महाद्वीप और महासागर जो खुद तो हैं कौन सी श्रेणी के उच्चावच, पहली श्रेणी के, और उनके ऊपर जो भी भाग मिलते हैं वो कौन सी श्रेणी के, दूसरी श्रेणी के उच्चावच हैं, जिनमें हमने अब तक जो नाम देखे हैं उनमें देखिए, जैसे महाद्वीपों पर पर्वत, पठार और मैदान, जैसे महासागरीय तली पर महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल, महाद्वीपीय उभार, गहन सागरीय मैदान, महासागरीय कटक और महासागरीय खाई व गर्त। ये सब जो उच्चावच हैं ये कौन सी कैटेगरी के हैं, दूसरी श्रेणी के उच्चावच हैं। और उसके बाद में एक और जो कैटेगरी है वो है तृतीय श्रेणी के उच्चावच। तृतीय श्रेणी के उच्चावच कौन कौन से हैं? तो देखिए, पृथ्वी के ऊपर इन द्वितीय श्रेणी के उच्चावचों के बीच बाह्य बल जो भी काम करते हैं, जैसे नदी है, पवन है, हिमानी है, समुद्र की लहरें हैं, ये पृथ्वी की सतह पर काट छाट करती हैं और काट छाट करते हुए उस पर कुछ परिवर्तन लाती हैं। तो इन बाह्य बलों द्वारा लाए गए जितने भी परिवर्तन और उनसे बनने वाली जो भी स्थलाकृतियां हैं, उन सभी स्थलाकृतियों को हम कहते हैं तृतीय श्रेणी के उच्चावच। तो तृतीय श्रेणी के उच्चावच कौन से हैं? पृथ्वी पर काम करने वाले विभिन्न बाह्य प्रक्रम, विभिन्न बाह्य प्रक्रम, जैसे नदी, पवन, हिमानी आदि द्वारा अपर्दन करते हुए यानी कटाव करते हुए और जमाव करते हुए, या हम कह दें निक्षेपण करते हुए जो स्थलाकृतियां बनाई जाती हैं, उन्हें हम तृतीय श्रेणी के उच्चावच कह सकते हैं। जैसे देखिए, एक नदी कटाव करते हुए बनाती है वी आकार की घाटी, तो वी आकार की घाटी कैसा उच्चावच है? तृतीय श्रेणी का उच्चावच है। एक हिमानी बनाती है यू आकार की घाटी, इसके अलावा एक नदी डेल्टा भी बनाती है। और इसके अलावा यदि हम बात करें तो जैसे पवन है, हवा है, हवा कुछ बालू का
स्तूप भी बनाती है निक्षेपण से। तो पृथ्वी पर जो भी काम करने वाले बाह्य बल हैं, चाहे वो नदी है, पवन है, हिमानी है, उनके द्वारा अपर्दन और निक्षेपण से जो आकृतियां बनती हैं, स्थलाकृतियां बनती हैं, उनको हम कहते हैं कौन सी श्रेणी के उच्चावच? तृतीय श्रेणी के उच्चावच। कुल मिलाकर अब तक की बात में हमने क्या देखा है कि आपके सिलेबस का टॉपिक है महाद्वीप एवं महासागर। तो यहां से प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से महाद्वीप और महासागर कौन सी श्रेणी का उच्चावच है? तो पहली श्रेणी का उच्चावच है, लेकिन इसके साथ में हमें यह भी ध्यान में रहना चाहिए कि दूसरी श्रेणी के उच्चावच कौन से हैं और तीसरी श्रेणी के उच्चावच कौन से हैं। तो पहली श्रेणी में सिर्फ महाद्वीप और महासागर, दूसरी श्रेणी में महाद्वीपों पर बने पर्वत पठार मैदान और महासागरों पर बने महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल, महाद्वीपीय उभार, गहन सागरीय मैदान, महासागरीय कटक, महासागरीय खाई और गर्त आदि होते हैं। और तीसरी श्रेणी के उच्चावच में विभिन्न बाह्य प्रक्रम जो पृथ्वी पर काम करते हैं, जैसे नदी है, पवन है, हिमानी है आदि के द्वारा अपर्दन और निक्षेपण से जो भी स्थलाकृतियां निर्मित होती हैं, जैसे नदी वी आकार की घाटी बना रही है, हिमानी यू आकार की घाटी बना रही है, नदी जलोढ़ मैदान बनाती है, जलोढ़ पंख बनाती है, जलोढ़ शंकु बनाती है, इसके अलावा डेल्टा का निर्माण करती है, हिमानी भी कई तरीके की आकृतियां बनाती हैं, हवा से भी कई अपर्दन और कटाव से स्थलाकृतियां बनती है, जिनमें एक एग्जाम्पल बालू का स्तूप हमने देखा। तो ये सब जो स्थलाकृतियां हैं, ये कौन सी श्रेणी के उच्चावच हैं? तीसरी श्रेणी के उच्चावच हैं। अब महाद्वीप और महासागरों के संबंध में और थोड़ी और जानकारी लेते हुए हम अगली बात इनकी डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट, अब अगला प्रश्न आपको क्या पूछा जा सकता है महाद्वीप और महासागरों के संदर्भ में? महाद्वीप और महासागरों के संबंध में अगला बिंदु, हमें कुछ सामान्य से फैक्ट हैं 2-3, वो पूछे जाते हैं और उनको हमें स्पष्ट तौर से देख लेना है। एक तो हमें ये पूछ सकते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना है? तो देखिए, संपूर्ण पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है वह है 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर इस पूरी पृथ्वी का क्षेत्रफल है। लगभग में भी हम देखें तो 51 करोड़ नाम आ जाता है, 50.995 है, तो हम इसको कितना लिख रहे हैं? 51 करोड़ लिख रहे हैं। अब इस 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में से कितने पर आपको स्थल मिलता है और कितने पर जल मिलता है, यानी कितने पर महाद्वीप है और कितने पर महासागर है, उनकी अगर बात की जाए तो इसमें से जो स्थल का क्षेत्रफल है, जो कि महाद्वीपों के रूप में है, वो है लगभग 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर। स्थल का क्षेत्रफल इससे 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर में से 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, और जो लगभग संपूर्ण पृथ्वी के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 29% है। स्थल के बाद में दूसरा जो आता है वह है जल का क्षेत्रफल, या हम जलमंडल कह दें या कह दें महासागरों का क्षेत्रफल। तो महासागरों का विस्तार है इस पृथ्वी पर कितने पर? 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर पर। 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर महासागरों का विस्तार है, जो समस्त पृथ्वी के क्षेत्रफल का है 71%। तो यहां से 3 फैक्ट मुख्य हैं। स्थल और जल दोनों का जो क्षेत्रफल है वो क्रमशः 15 करोड़ और 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। 36 और 15 होते हैं टोटल कितना? 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर पर महाद्वीप फैले हुए हैं, जो संपूर्ण पृथ्वी के क्षेत्रफल का है 29%, और 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर महासागर फैले हुए हैं, जो कि संपूर्ण पृथ्वी का कितना है? 71% है। ये तो बात हुई महाद्वीप और महासागरों के क्षेत्रफल की। तो देखिए, इस कड़ी में अभी तक हमने इस क्लास में क्या क्या चीजें देखी हैं। सबसे पहली बात तो कि महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति कैसे हुई। दूसरी बात हमने ये डिस्कस की कि महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं, तो उच्चावचों के प्रकार देखे। तीसरा हमने ये देखा कि महाद्वीप और महासागरों का कुल क्षेत्रफल कितना है और संपूर्ण पृथ्वी के क्षेत्रफल में इन दोनों का अनुपात कितना कितना है।
अब इसके बाद में जो आपके सामने अभी तक 7 महाद्वीपों की स्थिति बनी हुई है, हम अब इसमें से महाद्वीपों को शुरू करेंगे, फिर महासागरों को पढ़ा जाएगा। तो महाद्वीपों को यदि शुरू किया जाए तो जो 7 महाद्वीप बने हुए हैं उनका हमें क्षेत्रफल और जनसंख्या में स्थान देखना और उनकी प्रत्येक महाद्वीप की कुछ सामान्य विशेषताएं आपको देखते हुए चलनी है। अब यहां से आपको प्रश्न क्या पूछा जाता है, लगभग तो अधिकांश परीक्षाओं में जो प्रश्न आ रहा है वो महाद्वीप के क्षेत्रफल को लेकर ही आ रहा है। आपके इस एग्जाम में भी देखा जाए तो अभी तक जो भी महाद्वीप से प्रश्न आपको पूछे गए हैं तो ज्यादातर में आपको यही पूछा गया है कि कौन सा महाद्वीप बड़ा है, कौन सा महाद्वीप छोटा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से आरोही क्रम क्या है, अवरोही क्रम क्या है। तो ये क्रम पूछा जाता है। तो आप सबसे पहले तो उस क्रम को ही ध्यान में कर ले कि सबसे बड़े से लेकर सबसे छोटे तक महाद्वीपों का क्रम क्या है। क्षेत्रफल के अनुसार क्रम यदि देखा जाए तो पहले नंबर पर है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है विश्व में और ये पूरी पृथ्वी के क्षेत्रफल का लगभग 30% के आसपास है। हम कह सकते हैं लगभग 29.9% है। तो कितना हो गया, 30% के आसपास एरिया पर तो एक ही महाद्वीप फैला हुआ है जिसका नाम है क्या, एशिया। एशिया के बाद में 2 नंबर पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप का जो कुल क्षेत्रफल है वो 20% के आसपास है, लगभग 20.2%। तो कुल मिलाकर 30% एरिया पर तो फैला हुआ है एशिया और 20% के लगभग एरिया पर फैला हुआ है अफ्रीका। ये दोनों महाद्वीप मिलकर पूरी पृथ्वी पर जो भी स्थल का क्षेत्रफल है उसके आधे भाग पर यानी 50% भाग पर तो 2 ही महाद्वीप फैले हुए हैं जिनका नाम है कौन सा, पहला एशिया और दूसरा अफ्रीका। क्षेत्रफल की दृष्टि से फिर 3 नंबर पर आता है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 16.5% है, यानी अफ्रीका से थोड़ा छोटा है, 16.5% है। उत्तरी अमेरिका के बाद में क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे नंबर पर आता है वो है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका जो कि पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का लगभग 12% है, 11.9% हम कहते हैं तो लगभग कितना, 12% पर फैला हुआ है कौन सा, दक्षिण अमेरिका। क्षेत्रफल की दृष्टि से फिर 5 नंबर पर आता है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका अंटार्कटिका यहां पर क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 नंबर पर है और बहुत सारी बार आपको परीक्षाओं में प्रश्न भी यही पूछा जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वें नंबर पर कौन है, क्योंकि अब अंटार्कटिका जन्मविहीन है तो ज्यादातर कैंडिडेट ऐसा सोच लेते हैं कि सबसे छोटा होगा, जबकि वास्तव में सबसे छोटा नहीं है, वो ऑस्ट्रेलिया और यूरोप उनसे बड़ा है और 5वें नंबर पर इसका नंबर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल के अनुसार देखा जाए तो ये संपूर्ण पृथ्वी के क्षेत्रफल का लगभग 9.3% के लगभग। छठे नंबर पर आता है फिर यूरोप। यूरोप छठे नंबर पर और संपूर्ण पृथ्वी के क्षेत्रफल का लगभग, संपूर्ण महाद्वीपों के क्षेत्रफल का लगभग 6.5% है। और 7वें नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है और ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत आता है लगभग 5.4% क्षेत्रफल संपूर्ण जो भी स्थल है या संपूर्ण जो भी महाद्वीप है उनका। इस तरीके से कुल मिलाकर इन 7 महाद्वीपों के रूप में इनका प्रतिशत लगभग 100 के आसपास हो रहा है, एग्जैक्ट तो नहीं होगा लेकिन लगभग 100 के आसपास होगा। और ये
इन 7 महाद्वीपों के रूप में हमें क्षेत्रफल के अनुसार क्रम देखने को मिल रहा है। अब यहां से आपको प्रश्न क्या पूछा जाता है, बार बार आपकी परीक्षा में यही प्रश्न आ रहा है। एक बार तो ये पूछ लिया गया कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एक बार ये पूछ लिया सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, एक बार ये पूछ लिया 2 सबसे छोटे महाद्वीप कौन से हैं, तो ऑस्ट्रेलिया और यूरोप है। एक बार ऐसा पूछ लिया सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा है एक साथ, तो एशिया और ऑस्ट्रेलिया है। और उसके अलावा 4-5 बार ऐसे भी पूछ लिया, इन 3-4 महाद्वीपों का आपको क्रम देख पूछा जाता है कि इनका आरोही क्रम बताओ या इनका अवरोही क्रम बताओ। तो ये देखिए, बड़े क्षेत्रफल से लेकर छोटे क्षेत्रफल की ओर चलें तो ये तो है कौन सा, अवरोही क्रम, और ऑस्ट्रेलिया से लेकर एशिया की ओर चलें तो ये है कौन सा, आरोही क्रम। तो बार बार आपको आरोही और अवरोही क्रम पूछा जाता है, वो भी पूरे 7 महाद्वीपों का नहीं पूछ देंगे, आपको 3 या 4 महाद्वीपों का पूछेंगे, और वो लगभग बीच वाले जो हैं इनका ही क्रम पूछते हैं कि इनमें से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो ये तो बात हो गई किसकी, महाद्वीपों का क्षेत्रफल के अनुसार क्रम। दूसरा प्रश्न आपको पूछा जा सकता है महाद्वीपों का जनसंख्या के अनुसार क्रम। तो जनसंख्या की दृष्टि से पहले नंबर पर है कौन सा, एशिया। एशिया में विश्व के 60% से ज्यादा जनसंख्या निवास करती है, 30% से ज्यादा एरिया इसके अंतर्गत आ रहा है। तो जनसंख्या की दृष्टि से 1 नंबर पर है कौन सा, एशिया। एशिया के बाद में 2 नंबर पर है अफ्रीका। एशिया में विश्व के 60% से ज्यादा पॉपुलेशन निवास करती है और अफ्रीका में लगभग 15% के आसपास पॉपुलेशन निवास करती है। तो एशिया और अफ्रीका दोनों विश्व के संपूर्ण जो क्षेत्रफल है उसका तो 50% रखते हैं, लेकिन जनसंख्या ये दोनों का 60 और 15 लगभग 75% जनसंख्या इन 2 महाद्वीपों में ही निवास करती है। तो पहले नंबर पर कौन सा, एशिया, और दूसरे पर आ गया अफ्रीका। नेक्स्ट देखिए, तीसरे नंबर पर जनसंख्या की दृष्टि से नंबर आता है किसका, यूरोप का। एशिया में लगभग 425 करोड़ के आसपास लोग रहते हैं। पूरे विश्व में जो 700 करोड़ से ज्यादा लोग हैं उनमें से 425 करोड़ के आसपास लोग तो अकेले एशिया में रहते हैं। अफ्रीका की जनसंख्या 100 करोड़ को पार कर चुकी है। यूरोप में लगभग 74 करोड़ लोग निवास कर रहे हैं और यहाँ की जनसंख्या बढ़ नहीं रही है। यूरोप के बाद में चौथा नंबर है वो है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका जनसंख्या की दृष्टि से चौथे नंबर पर आ रहा है, क्षेत्रफल में ये तीसरे नंबर पर ही था। तो यहां पर ये जनसंख्या की दृष्टि से इसका क्रम देखा जाए तो कौन से नंबर पर आ रहा है, ये चौथे नंबर पर आ रहा है। यहां विश्व की जो जनसंख्या है उसमें देखा जाए तो उत्तरी अमेरिका में अकेले यूएसए में ही 30 करोड़ से ज्यादा लोग निवास करते हैं, और ओवरऑल देखा जाए तो यहां पर लगभग 50 करोड़ के आसपास जनसंख्या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की पहुंच चुकी है। 5वें नंबर पर आता है फिर दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका जनसंख्या की दृष्टि से 5 नंबर पर आता है और इसकी जनसंख्या लगभग 40 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। 6ठे नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया। इसकी जनसंख्या राजस्थान से भी आपको आधी मिलती है, लगभग 3 करोड़ से भी कम लोग एशिया में इसमें ऑस्ट्रेलिया में निवास करते हैं। और 7वें नंबर पर है अंटार्कटिका, जिस पर रजिस्टर्ड तो नहीं है लोग, शोध कार्य के लिए कुछ जाते रहते हैं। ऐसी स्थिति में जनसंख्या के अनुसार यदि इनका घटता क्रम देखा जाए तो पहले पर कौन, एशिया, दूसरे पर अफ्रीका, तीसरे पर यूरोप, चौथे पर उत्तरी अमेरिका, 5वें पर दक्षिण अमेरिका, 6ठे पर ऑस्ट्रेलिया और 7वें पर है अंटार्कटिका। अब आपको प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, जैसे एशिया का जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में स्थान देखा जाए तो कौन सा है, पहला है। अफ्रीका का भी क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में स्थान कौन सा है, दूसरा है। यहां तक की बातें तो क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में कैसी है, सेम है। लेकिन उसके बाद में देखिए क्षेत्रफल में उत्तरी अमेरिका क्षेत्रफल में 3 नंबर पर है और जनसंख्या में
4 पर है। दक्षिण अमेरिका क्षेत्रफल में 4 पर है और जनसंख्या में 5 पर है। अंटार्कटिका क्षेत्रफल में 5 पर है और जनसंख्या में 7 पर है। यूरोप क्षेत्रफल में 6 नंबर पर और जनसंख्या में 3 नंबर पर है। ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रफल में 7 नंबर और जनसंख्या में 6 नंबर पर है। तो कई बार किसी महाद्वीप का आपको क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के अनुसार क्रम एक साथ भी पूछा जाता है, और उसमें यह भी है कि आपको जो प्रश्न में क्रम लिखा जाता है, पहले यदि जनसंख्या नाम लिखा और फिर क्षेत्रफल नाम लिखा हुआ है, तो उसी के अनुसार आपको क्रम बताने होते हैं। जैसे उत्तरी अमेरिका का क्षेत्रफल और जनसंख्या में कौन सा क्रम है, तो तीसरा और चौथा। लेकिन ऐसे पूछ लिया जाए कि उत्तरी अमेरिका का जनसंख्या और क्षेत्रफल में कौन सा क्रम है, तब हम उत्तर देंगे चौथा और तीसरा। तो इस तरीके से आपको क्रम चेंज करते हुए भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ऐसे भी हो सकता है कि विश्व में क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से 5वें नंबर पर कौन कौन से महाद्वीप है, तो क्षेत्रफल में 5वें नंबर पर है कौन सा, अंटार्कटिका, और जनसंख्या में 5वें नंबर पर है कौन सा, दक्षिण अमेरिका। तो इस तरीके की बहुत सारी बातें आपको पूछी जा सकती हैं। प्रश्न अप्लाइड प्रश्न बनाकर कई चीजें आपको पूछी जा सकती हैं। यहां तक कि हमने जो जानकारी ली है, इसमें हमने महाद्वीप और महासागरों का बेसिक इंट्रोडक्शन सा देखा है, और आपकी जो सेकंड ग्रेड एग्जाम हो रही है उसमें बार बार जो प्रश्न आ रहा है वो तो लगभग यहीं से आ रहा है। तो अधिकांश परीक्षाओं में जो प्रश्न आया है वो तो अपनी इतनी चर्चा में से ही आ गया है, लेकिन कुछ एक बार थोड़े से गहराई के प्रश्न भी आए। उसके लिए हमें प्रत्येक महाद्वीप को अच्छी गहराई से और प्रत्येक महाद्वीप की सारी जानकारियां एक एक करके एक एक क्लास में हमें लेनी है। ये महाद्वीप और महासागरों की बेसिक जानकारी की आपकी क्लास थी, जिसमें से भी प्रश्न आ सकता है। और आगे चलकर आगे एक एशिया महाद्वीप के बारे में हम बात करेंगे क्लास में, फिर अफ्रीका महाद्वीप के बारे में बात करेंगे, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, इन सब महाद्वीपों की जो चर्चा करेंगे उनमें से प्रत्येक में से किसी न किसी महाद्वीप के ऊंचे बिंदु, नीचे बिंदु, ऊंची पर्वत श्रेणी, किसी मरुस्थल के बारे में या किसी अन्य विशेषता के बारे में आपको कोई ना कोई प्रश्न पूछा जा सकता है। तो उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करने के लिए हम महाद्वीपों की क्लास में फिर से मिलेंगे। अगली जो अपनी क्लास होगी वो एशिया महाद्वीप पर होगी पूरी की पूरी, और उसमें एशिया महाद्वीप के विभिन्न भागों के बारे में हम अच्छी तरीके से जानेंगे। तो उस क्लास में मिलते हैं वापस, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।